बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये 9th लेक्चर है, जिसमें हम हैंडलिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स के हवाले से ही बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात की कि इन चारों कोऑर्डिनेट्स को हैंडल कैसे करना है, किस काम को करना है, किसको नहीं करना, किसको कैसे रिप्लेस करना है, किसके लिए कैसे अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ लेके आनी है और किसके लिए कैसे प्लानिंग लेके आनी है। आज की हमारी डिस्कशन भी हैंडलिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स के रिलेटेड ही रहेगी, लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हम ये देखेंगे कि जो Q1 है उसकी रीज़न्स क्या हैं। Q1 की एक रीज़न तो हमने पीछे देख ली, लेकिन Q1 की सिर्फ एक रीज़न नहीं है, Q1 की दो रीज़न्स हैं। एक कहलाती है एक्सटर्नल रीज़न और एक है इंटरनल रीज़न। इंटरनल रीज़न क्या है कि Q2 बना Q1 मेरी सुस्ती की वजह से। जैसे पीछे मिसालें भी कोट की गई कि कई Q2s ऐसे हैं, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल चेंज करवाना, ये Q2 था। मैंने इसको नहीं किया, मेरे पास 10 दिन का टाइम था, अब 10 दिन ख़त्म हो गए, अब ये Q1 बन गया कि इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। एक और Q2 था कि मैं अगर मुझे जो सैलरी मिली है या जो मेरा बिज़नेस से प्रॉफ़िट है, उसको मैं यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा महीना इस्तेमाल करता। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बचत नहीं की, मैंने पैसे एकदम से उड़ाए। अब अल्टीमेटली वो Q1 कैसे बनेगा कि आपके पास पैसों की कमी। अब पैसों की कमी के बाद आपको कोई चीज़ खरीदना पड़ जाए जो कि इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, तो उसको आपने खुद अर्जेंट बनाया। ये अर्जेंट ना होती, आपको इसकी इतनी ज़रूरत पेश ना आती और आप इसके मुतल्लिक मसाइल से दो चार ना होते, अगर आपने बर वक़्त इसके मुतालिक प्लानिंग की होती। इसी तरह एक और Q2 जो Q1 बन सकता है, जैसे मुझे कोई माइनर सा पेन है, जैसे सर दर्द है, 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है। अब 10 दिन के बाद वो जो माइनर पेन है, वो लगातार होता रहा और मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि जब ये स्टार्ट था, तब जो इश्यू था वो छोटा-सा था, तब जो बीमारी थी वो छोटी-सी थी। अब आपने वक़्त पे चेक नहीं करवाया, उसका नतीजा ये निकला कि अब ये बीमारी बड़ी बीमारी और लाइलाज बीमारी बन चुकी है। किसकी वजह से? मेरी सुस्ती की वजह से। अब ये भी Q2, Q1 बन गया कि अब ऐसी बीमारी बन चुकी कि जिसको ट्रीट करवाना इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो एक तो इंटरनल रीज़न है, इसमें कई मिसालें आ सकती हैं, आप खुद भी इसमें कई मिसालें देख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ये तो इंटरनल रीज़न है। बाज़-औक़ात Q2s Q1 बन जाते हैं, Q1 हमारे सामने आ जाते हैं एक्सटर्नल रीज़न की वजह से, जिसमें हमारा अपना रोल बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। जैसे आपको आपके घर वालों की तरफ से, वालिद या वालिदा की तरफ से आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बताया जाता है, जी बेटा आज बिल की आखिरी तारीख है और 3 घंटे बाकी है बैंक बंद होने में। तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि अब ये इम्पोर्टेंट और अर्जेंट बन चुका है। अब आपकी दूसरी सारी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाएँगी और आपको ये हर हाल में सरअंजाम देना है। अचानक किसी रिश्तेदार की फ़ौतगी हो जाती है, उस पे जाना पड़ जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी हो जाता है, जो कि एक्सटर्नल रीज़न की वजह से है। अपनी अपनी कोताही की वजह से नहीं है, किसी बैरूनी वजह का सामना करना पड़ा, तो ये हालात सामने आए। इसी तरह मेरे कपड़े किसी ने प्रेस करने थे, लेट्स सपोज़ धोबी को दे के आया था मैं प्रेस करने के लिए। अब धोबी ने प्रेस नहीं किए और मुझे मीटिंग पे जाना है। अब प्रेस करना विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स ये इम्पोर्टेंट भी हो गया, अर्जेंट भी हो गया। तो मतलब कि Q1 सिर्फ़ इंटरनल रीज़न्स की वज़ह से नहीं होता, एक्सटर्नल रीज़न की वज़ह से भी हो सकता है। तो अगर तो एक्सटर्नल रीज़न की वज़ह से हो जाए तो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको मिनिमाइज़ नहीं किया जा सकता, इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। इसका हल सिर्फ़ ये है कि जब ये आ जाए, जब ये सर पे पड़ जाए तो इसको कर दिया जाए। लेकिन जो Q1 इंटरनल रीज़न की वज़ह से है, अगर हम अपनी ज़िंदगी के उन Q1s को कंट्रोल कर लें, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक सुकून का शिकार हो जाएगी। वो Q1 क्यों बनते हैं? Q2 में कोताही की वज़ह से। तो हमने जो Q2 में कोताही की है, उस Q2 की कोताही को छोड़ना है। मिनिमाइज़ नहीं करना बिल्कुल, रिड्यूस नहीं करना, हमने बिल्कुल उसको छोड़ देना है। तो फिर हमारी ज़िंदगी में नज़्म-ओ-ज़ब्त और डिसिप्लिन आएगा। अब हैंडलिंग के रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखेंगे। हमने देखा कि Q1 किन रीज़न्स की वज़ह से हो सकते हैं और उसका हल क्या है। अब देखेंगे कि अगर 2 Q1 एक साथ आ जाएँ, तो फिर उनको कैसे हैंडल करना है, मतलब दोनों ही करने वाले हैं।
अब उनको कैसे हैंडल किया जाए? तो उनको हैंडल किया जाएगा अर्जेंसी की बेस पे, मतलब 2 Q1s आपके सामने आ जाते हैं। अब उनका फ़ैसला आप करेंगे अर्जेंसी की बुनियाद पे। लेट्स सपोज़ आपके बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसी वक़्त पे आपकी ऑफ़िस की सालाना मीटिंग है, तो आपका माइंड ट्रिगर करेगा, ऑटोमैटिकली बता देगा कि नहीं भई, सालाना मीटिंग जो है वो भी Q1 ही है, वो भी इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट है। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत का ख़राब हो जाना, ये उससे बड़ा Q1 है, उससे ज़्यादा अर्जेंट Q1 है, तो अर्जेंसी की बेस पे फ़ैसला करेंगे। इसी तरह आप कई एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, तो जब भी आपको 2 Q1s का सामना करना पड़ जाए, तो उसमें आपने प्रायोरिटी देनी है उस Q1 को जो ज़्यादा अर्जेंट है, अर्जेंसी की बेस पे देखना है। इसी तरह अगर Q1 और Q2 आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप Q1 को प्रेफ़र करेंगे, Q1 करेंगे और फिर Q2 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि बाज़-औक़ात Q1 के पहले करने से Q2 Q1 बन सकता है। मतलब वो Q2 था, लेकिन अब वो Q1 बन सकता है और कैसा Q1 बन सकता है कि पहले Q1 से भी बड़ा Q1। मतलब उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी अर्जेंसी पहले Q1 से भी ज़्यादा हो जाएगी, पहले Q1 से भी बड़ी हो जाएगी और उसकी वजह से मुझे पहले Q1 की बनिस्बत ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर इस सूरत में हम पहला Q1 नहीं करेंगे, हम वो Q2 करेंगे जो कि Q1 बन सकता है और पहले से बड़ा Q1 बन सकता है। इसी तरह Q3 के रिलेटेड हमने देखा कि इसको फ़िल्टर्स लगा के कम किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जो सुपर सक्सेसफुल लोग देखेंगे आप अपने इर्द-गिर्द, जिनकी केस स्टडीज़, जिनके वाक़या, जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ आपके सामने आ रही होती हैं, तो सुपर सक्सेसफुल लोग फ़िल्टर्स भी नहीं लगाते। वो अपनी ज़िंदगी से Q3 बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। Q3 का उनकी ज़िंदगी में कोई नामो-निशान नहीं रहता। इसी तरह हमने Q4 के रिलेटेड देखा कि हमें एन्जॉयमेंट भी चाहिए, हमारी सैटिस्फैक्शन भी हो और वो एक्टिविटीज़ रिप्लेस हो जाएँ, वो एक्टिविटीज़ दूसरी एक्टिविटीज़ से रिप्लेस हो जाएँ। तो Q4 के मुतालिक हमने ये देखा था, लेकिन इसमें भी जो अहम और ज़रूरी चीज़ है कि कामयाब लोग, पहले में हमने देखा सुपर सक्सेसफुल, इसमें कि कामयाब लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, वो Q4 को बिल्कुल छोड़ देते हैं और जो Q4 को छोड़ नहीं पाता, फिर वो बड़ी बिखरी हुई और बड़ी इल मैनर्ड ज़िंदगी गुज़ार के इस दुनिया से चला जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी विदाउट एनी विज़न, विदाउट एनी एनी मीनिंग, बगैर किसी मकसद के और बगैर किसी विज़न के उसकी ज़िंदगी गुज़रती रहती है और फिर वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट करके इस दुनिया से नहीं जाता, बल्कि उसके जाने के चंद अरसे बाद ही वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। और जो लोग Q4 को एलिमिनेट कर देते हैं, Q3 को सुपर सक्सेसफुल एलिमिनेट कर देते हैं, फिर वो इम्पैक्ट क्रिएट करके जाते हैं और ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि साल हर साल वो इम्पैक्ट याद रखा जाता है। तो कुछ लेक्चर्स में हमने देखा, उसको समराइज़ करने जा रहा हूँ कि मीनिंगफुल लाइफ़ किसे कहते हैं? मीनिंगफुल लाइफ़ के क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या हैं? उसमें टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है? टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटाइज़ेशन किसे कहते हैं? अब फिर हमने तफ़सीलन देख लिया कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है, हमने कोऑर्डिनेट्स को कैसे हैंडल करना है। तो ये हमारा जो मीनिंगफुल लाइफ़ का कॉन्सेप्ट था, मीनिंगफुल लाइफ़ की तफ़सील थी, वो ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम डीएस यानी डेली स्केड्यूल डिस्कस करेंगे।